अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक भूमियों की डीएलसी दर 10% कम करने की घोषणा करता हूं। साथ ही रिसोर्ट, खनन, मोबाइल टावर, होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस आदि की भूमियों की डीएलसी दरों को भी तर्कसंगत किया जाएगा। शहरी मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए बहुमंजिला भवनों में 50 लाख रुपए तक की कीमत के फ्लैट पर स्टैंप ड्यूटी को 30 जून 21 तक की अवधि के लिए 6% से घटाकर 4% किया जाएगा। एफोर्डेबल हाउसिंग हेतु मुख्यमंत्री जीवन आवास योजना के तहत स्टैंप ड्यूटी ईडब्ल्यूएस के लिए 1%, एलआईडी के लिए 2% है, इसे घटाकर 0.5% तथा 1% किया जाएगा। ये लाभ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी उपलब्ध होगा। आम जन को स्टैंप ड्यूटी में राहत देते हुए मैं राज्य सरकार, स्थानीय निकायों और राजकीय संस्थाओं द्वारा जारी पट्टों पर स्टैंप ड्यूटी संपत्ति के बाजार मूल्य डीएलसी के बजाय अलॉटमेंट राशि पर लेना प्रस्तावित करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थानीय निकायों से पट्टा लेने से पहले ऐसी भूमि के संबंध में 14 जुलाई 14 के बाद निष्पादित अपंजीकृत दस्तावेजों पर स्टैंप ड्यूटी भूमि के बाजार मूल्य के स्थान पर डीएलसी के 40% में ले जाना प्रस्तावित करता हूं। रियल एस्टेट सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए विक्रय इकरारनामे एग्रीमेंट टू सेल पर प्रदत्त स्टैंप ड्यूटी के समायोजन की अवधि को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करने की घोषणा करता हूं। पैतृक संपत्ति के हक त्याग पर स्टैंप ड्यूटी की रियायत माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, पुत्र पुत्री, बुआ भतीजा, मामा भांजा, मामा भांजी तथा पति पत्नी को उपलब्ध है। हक त्याग पर स्टैंप ड्यूटी की रियायत, यह लाभ अविभाजित पैतृक संपत्ति के सभी सह हिस्सेदारों को और उनके उत्तराधिकारियों को भी दिया जाना मैं प्रस्तावित करता हूं। पुत्रियों के पक्ष में निष्पादित गिफ्ट डीड पर स्टैंप ड्यूटी 1% व अधिकतम 1 लाख रुपए है, जबकि पुत्र वधुओं के लिए स्टैंप ड्यूटी 2.5% है। पुत्र वधुओं को भी पुत्रियों के समान ही रियायत देना घोषणा करता हूं। साथ ही पोता पोती, दोहिता दोहिती के पक्ष में गिफ्ट डीड को स्टैंप ड्यूटी से पूर्ण रूप से मुक्त करने की घोषणा करता हूं। अरे आपके नहीं है क्या पोता पोती? आपके तो है ना। कटारा जी के होंगे। कैलाश मेघवाली तो राम राजी है। राम राजी है। अरे भाई इतना बड़ा निर्णय किया दोहिता दोहिती के लिए, पोता पोती के लिए। प्रतिभूति बंध पत्र सिक्योरिटी बॉन्ड पर देय स्टैंप ड्यूटी की अधिकतम सीमा 25 लाख रुपए करना प्रस्तावित है। साथ ही ऋण दस्तावेजों पर बकाया स्टैंप ड्यूटी के पुराने मामलों को निपटारा करने के लिए 1 अप्रैल 21 से एक नई एमनेस्टी स्कीम लाई जाएगी। स्टैंप ड्यूटी के भुगतान की प्रक्रिया को सरल एवं ई पंजीयन योजना के अनुरूप करने तथा स्टैंप वेंडर्स की सहभागिता बढ़ाने के लिए स्टैंप पर कमीशन को बढ़ाकर भौतिक स्टैंप पत्रों के समान किया जाएगा। प्रदेश में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजनाओं में निवेश प्रोत्साहन के लिए कंसेशन एग्रीमेंट की परिभाषा को संशोधित कर इसकी परिधि में केंद्र सरकार व उनके उपक्रमों निकायों को भी सम्मिलित किया जाएगा। राजस्थान स्टैंप ड्यूटी अधिनियम 1998 में फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आदि से लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में परिवर्तन के दस्तावेजों पर स्टैंप ड्यूटी 0.5% देय है। अब मैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में परिवर्तन के दस्तावेजों पर भी समान स्टैंप ड्यूटी ली जाएगी। कोविड-19 के दौरान 10,000 वर्ग मीटर से अधिक भूमि पर देय लैंड टैक्स पर ब्याज व साथ ही में 1 मई 20 से 30 जून की अवधि तक छूट दी गई थी। इस रियायत को मैं 30 जून 21 तक बढ़ाने की प्रस्तावित करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2014 रिप्स में 4,900 इकाइयों द्वारा 1.16 लाख करोड़ रुपए का निवेश तथा 1.96 लाख रोजगार सृजन हुए थे, जबकि 1 वर्ष की न्यून अवधि में रिप्स 19 जो भी लागू किए 1 साल पहले अब तक 2,789 इकाइयाँ
तथा 0.69 लाख करोड़ का निवेश तथा 69,750 रोजगार मिला है। ये नई रिप्स 19 योजना राज्य के निवेशकों के लिए वरदान साबित हो रही है। इसे और प्रभावी और व्यापक बनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत रिप्स 19 में डॉक्टर BR अम्बेडकर SC/ST उद्यमी प्रोत्साहन विशेष पैकेज के तहत अतिरिक्त लाभ दिए जाएंगे। इन्वेस्टमेंट लिमिट 50% घटाई जाएगी। अधिकतम अनुदान को एलिजिबल फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट EFCI के 150% से बढ़ाकर 200% किया जाएगा। 5% ब्याज अनुदान अधिकतम 25 लाख रुपए प्रति वर्ष 5 वर्ष तक अथवा 15% कैपिटल सब्सिडी अधिकतम 2 करोड़ रुपए दी जाएगी। SC/ST उद्यमियों के लिए विशेष इंक्यूबेशन सेंटर चलाए जाएंगे। इस पैकेज हेतु SC/ST उद्यमियों का प्रोप्राइटरशिप फर्म में 100% अथवा पार्टनरशिप फर्म में एवं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में न्यूनतम 51% पूंजी निवेश होना आवश्यक होगा। मोस्ट बैकवर्ड एवं ट्राइबल एरिया में निवेश करने वाले पर भी रिप्स 19 के तहत सभी को डॉक्टर BR अम्बेडकर SC/ST उद्यमी प्रोत्साहन विशेष पैकेज भारी लाभ दिए जाएंगे। जेम्स एंड ज्वेलरी राजस्थान का परंपरागत उद्योग है। इसमें रोजगार की विपुल संभावनाएं हैं। अच्छे क्षेत्र में अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए राज्य में जेम्स एंड ज्वेलरी गुड्स को रिप्स 19 के सेवा क्षेत्र में जोड़ने की घोषणा करता हूं। कोविड-19 के दौरान राज्य में हेल्थ केयर सेक्टर में सराहनीय कार्य हो रहा है। साथ ही वर्तमान वैश्विक परिवेश में हेल्थ केयर सेक्टर में निवेश के साथ साथ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स API उद्योग लगने की भी संभावना है। अतः हेल्थ केयर सेक्टर एवं API को रिप्स 19 के थ्रस्ट एरिया में जोड़कर प्रोत्साहन दिया जाएगा। रिसोर्ट एवं एम्यूजमेंट पार्क के लिए रिप्स 19 के अंतर्गत न्यूनतम भूमि की शर्त क्रमशः 5 एकड़ एवं 10 एकड़ है, जिसे कम करते हुए बिल्डिंग बाय लॉज के अनुरूप रिसोर्ट के लिए 2 एकड़, एम्यूजमेंट पार्क के लिए 2.5 एकड़ करने की घोषणा करता हूं। सोलर एवं विंड ऊर्जा की राज्य में विपुल संभावना है। इन सेक्टर की इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों को रिप्स 19 के अंतर्गत रोजगार अनुदान 75% से बढ़ाकर 90% करने की घोषणा करता हूं। रिप्स 19 के क्लॉज 11.4 सेकंड में प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट के साथ साथ डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जोड़कर उन पर भी ब्याज अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। राज्य में ई-व्हीकल को प्रोत्साहन देने के लिए चार्जिंग एंड स्वैपिंग स्टेशन को रिप्स 19 के सभी सेक्टर में जोड़कर थ्रस्ट सेक्टर के लाभ दिए जाएंगे। विशेष रूप से ई-व्हीकल्स उत्पादन के लिए निवेश सीमा को 50 करोड़ से घटाकर 25 करोड़ रुपए किया जाएगा। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 14 कार्य अवधि ऑपरेटिव पीरियड 21 मार्च 21 तक है। कुछ इकाइयां अभी योजना अवधि में उत्पादन प्रारंभ नहीं कर पाई, जिन्हें लाभान्वित करने के लिए रिप्स 14 की कार्यावधि को मैं 2 वर्ष बढ़ाकर 31 मार्च 23 तक किए जाने की घोषणा करता हूं। वाहन स्वामियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से अध्यक्ष महोदय ट्रांसपोर्ट एमनेस्टी स्कीम 21 लागू किया जाना प्रस्तावित करता हूं। इस योजना की अवधि 31 मार्च 21 तक रहेगी। इसमें मोटर वाहनों पर 31 जनवरी 21 तक के बकाया कर पर ब्याज शास्त्री को माफ किया जाएगा। ई रवाना के माध्यम से 31 जनवरी 21 तक प्राप्त ओवरलोडिंग के प्रकरणों में देय प्रशमन राशि कंपाउंड फीस पर 75% से लेकर 95% तक छूट दी जाएगी। बकाया राशि जमा होने पर नष्ट हो चुके वाहनों का नाशन तिथि के बाद का कर ब्याज एवं शास्त्री माफ किया जाना प्रस्तावित है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत वर्तमान कंपाउंडिंग फीस को कतिपय ट्रैफिक ऑफिसर के लिए कम किया जाना प्रस्तावित है। जैसे ओवरलोडिंग 20,000 से 5,000, वजन कम कराने से इनकार करने पर 40,000 से 10,000, परंतु अध्यक्ष महोदय सीट बेल्ट उल्लंघन एवं बिना हेलमेट वाहन चलाने के मामले में कोई छूट नहीं दी जाएगी। इस प्रकार कंपाउंडिंग फीस कम किए जाने का लाभ पूर्व में कारित ट्रैफिक ऑफिसर के संबंध में भी प्राप्त होगा। स्टेट कहे कि अन्य सैनिक मार्गों के लिए देय मोटर व्हीकल टैक्स की दूरी आधारित 150 किलोमीटर, 300 किलोमीटर तथा 300 किलोमीटर अधिक है। प्रतिदिन संचालित 3 श्रेणी इसे युक्ति संगत बनाने तथा ट्रांसपोर्टर्स को राहत देते हुए न्यूनतम 100 किलोमीटर के बाद
50-50 किलोमीटर के 8 स्लैब बनाकर प्रोग्रेसिव मोटर व्हीकल टैक्स लगाया जाना प्रस्तावित करता हूँ। डंपर श्रेणी के वाहनों पर दे मोटर व्हीकल टैक्स को 1800 रुपये प्रति टन या उसके भाग के लिए अधिकतम 35,000 करोड़ रुपये वार्षिक प्रति वाहन निर्धारित किया जाना प्रस्तावित करता हूँ। 32 सीट से अधिक सीटों वाले ऑल राजस्थान संविदा परमिटधारी बसों के लिए दे मासिक मोटर व्हीकल टैक्स को 775 रुपये प्रति सीट प्रति माह घटाकर 700 रुपये अधिकतम 40,000 रुपये किया जाना प्रस्तावित करता हूँ। एक नई पहल करते हुए इसी श्रेणी की बसों के लिए संभागीय क्षेत्र के परमिट लेने पर मोटर व्हीकल टैक्स में 50% छूट भी देना प्रस्तावित करता हूँ। मैंने वर्ष 11-12 एवं 13-14 के बजट में ग्रामीण एवं अन्य श्रेणी के मार्गों पर नई पंजीकृत स्टेज कैरी बसों को विशेष पथ कर में 100% छूट दी थी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में नई बसों का संचालन संभव हुआ एवं सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध हुई थी। उसी के अनुरूप इस मार्गों पर नई बस का संचालन करने पर मैं फिर से मोटर व्हीकल टैक्स में 3 वर्ष तक 100% छूट दिए जाने का घोषणा करता हूं। स्टेज कैरिज एवं कॉन्ट्रैक्ट कैरिज की नई पंजीकृत होने वाली बसों का परमिट प्राप्त करने के लिए पंजीयन तिथि से 15 दिवस तक मोटर व्हीकल टैक्स की देय राशि से पूर्ण छूट देना प्रस्तावित करता हूं। वाहन का उपयोग नहीं करने से पंजीयन प्रमाण पत्र आरजी सरेंडर करने की न्यूनतम अवधि स्टेज कैरिज के अलावा अन्य वाहनों हेतु 1 कैलेंडर माह है। इसे व्यावहारिक बनाते हुए 30 दिवस किया जाएगा। सभी श्रेणियों के वाहनों की आरसी सरेंडर करने की अधिकतम अवधि 90 दिन निर्धारित की जाएगी। कोविड-19 के कारण बसें संचालित नहीं होने से टूर ऑपरेटरों को हानि हुई है। अतः इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स आरटा और राजस्थान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स रेटो से मान्यता प्राप्त टूर ऑपरेटर्स द्वारा संचालित वातानुकूलित लग्जरी बसों को 1 जुलाई 20 से 30 जून 21 तक मंथली मोटर व्हीकल टैक्स से पूर्ण छूट देने की घोषणा करता हूं। सड़क सुरक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकता है। वाहनों की ओवरलोडिंग से जनहानि के साथ वायु प्रदूषण भी होता है। इस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए परिवहन विभाग के उड़न दस्तों फ्लाइंग स्क्वाड को पोर्टेबल वेइंग मशीन उपलब्ध कराई जाएगी। कोविड-19 से प्रभावित मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए पुराने वाहनों के स्वामित्व हस्तांतरण पर देय अतिरिक्त कर एडिशनल वन टाइम टैक्स में दुपहिया वाहन कारों के लिए 31 मार्च 22 तक 50% छूट देने की घोषणा करता हूं। मैंने 19-20 के बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति लाने की घोषणा की थी। राज्य सरकार सभी प्रकार के ई व्हीकल्स के संचालन को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए 31 मार्च 22 तक इन वाहनों के क्रेताओं को जीएसटी का पुनर्भरण किया जाएगा। ई व्हीकल द्वारा राज्य में मोटर व्हीकल टैक्स से मुक्त है। इन वाहनों की खरीद को प्रोत्साहन देने हेतु अलग अलग श्रेणी अनुसार एक मुश्त अनुदान देने की घोषणा करता हूँ। टू व्हीलर्स बैटरी क्षमता अनुसार 5,000 से 10,000 रुपये प्रति वहन, 3 व्हीलर्स बैटरी क्षमता अनुसार 10,000 से 20,000 प्रति वहन। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में अप्रधान खनिजों की खोज की गति बढ़ाने हेतु निजी उद्यमियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इस दृष्टि से उद्यमियों को नॉन एक्सक्लूसिव प्रोस्पेक्टिव लाइसेंस दिया जाना प्रस्तावित है। NEPL धारक द्वारा बनाई गई प्रोस्पेक्टिंग रिपोर्ट के आधार पर विभाग द्वारा नीलामी करके खनन पट्टे दिए जाएंगे। निजी खातेदारी भूमि में खातेदार के रजिस्टर्ड संबंधित धारक को भी खनन पट्टा एवं पारी लाइसेंस का आवंटन किया जाना प्रस्तावित करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, हथकरघा शराब के प्रचलन तथा पड़ोसी राज्यों में से आने वाली अवैध शराब को रोकने के लिए सीमावर्ती जिलों में आबकारी थानों व चौकियों का पुनर्गठन एवं सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। प्रदेश में हथकरघा शराब बनाने के लिए लिप्त परिवारों को इस कार्य से विमुख करके उनका पुनर्वास करने हेतु वर्ष 2009 में हमने नव जीवन योजना प्रारंभ की थी। इसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। इसे व्यापक बनाते हुए ऐसे परिवारों की नशा मुक्ति, पुनर्वास, उनके बच्चों की शिक्षा तथा रचनात्मक कार्यों के लिए प्रेरित करने के हेतु एक विशेष कार्य योजना बनाई जाएगी। इस हेतु में 100 करोड़ रुपये नव जीवन कोष की घोषणा करता हूं। राज्य में शराबबंदी की मांग से जुड़े व्यावहारिक पहलुओं पर पूर्व विधायक श्री गुलशन छाबड़ा जी के साथ, जो हमारे नेता परिवार के बहुत करीब थे, कटारिया जी के साथ 8 सितंबर 2013 को हुए समझौते की पालना के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। स्वर्गीय छाबड़ा जी की याद में नैतिक, धार्मिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से
स्वर्गीय छाबड़ा जी की याद में नैतिक, धार्मिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से मध्य संयम हेतु स्वर्गीय श्री गुरचंद छाबड़ा जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस हेतु आगामी वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार किसानों की सदैव हितैषी रही है। इस दृष्टि में 1 मार्च 21 से 31 मार्च 22 तक की अवधि के लिए वर्तमान में देय मंडी शुल्क, कृषक कल्याण शुल्क, आड़त के संबंध में घोषणा करता हूं कि गुड़, चीनी, इमारती लकड़ी और देसी घी पर मंडी शुल्क 1.6 से घटाकर 1 पैसे किया जाएगा। अन्य कृषि यंत्रों यथा जौ, उड़द, मूंग आदि पर मंडी शुल्क 1.6 से घटाकर 1%, तो तिलहन पर 1% घटाकर 0.75% किया जाएगा। कृषक कल्याण शुल्क को तिलहन, गुड़, चीनी, इमारती लकड़ी, देसी घी, अन्य कृषि यंत्रों यथा जौ, उड़द, मूंग आदि पर 1% घटाकर 0.5% एवं फल सब्जी पर 2% घटाकर 1% किया, फल सब्जी पर 2% घटाकर 1% तथा फल सब्जी पर आड़त 6% घटाकर 5%, तिलहन, गुड़, चीनी, इमारती लकड़ी, देसी घी व अन्य कृषि जिनसों पर आड़त 2.25 से घटाकर 1.75% की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार किसानों के प्रति हमेशा संवेदनशील रही है। इसी कारण से कॉलोनाइजेशन एरिया के समस्त श्रेणी के काश्तकारों को भी कृषि भूमि आवंटन की बकाया किस्तों पर 1 अप्रैल 21 से 30 जून 21 की अवधि में 30 जून 21 तक की शेष रही बकाया किस्तें एक मुश्त जमा कराने पर ब्याज में 100% छूट दी जाएगी एवं अलॉटमेंट की समस्त बकाया किस्तें एक मुश्त जमा कराने पर मूल राशि में भी 10% छूट के साथ ब्याज 100% छूट देना प्रस्तावित करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, त्रुटिपूर्ण डिक्लेरेशन फॉर्म्स को संशोधित करने तथा बकाया डिक्लेरेशन फॉर्म्स को प्रस्तुत करने की सीमा समाप्त होने के कारण व्यवहारियों को समस्या आ रही है। अतः इनकी अवधि 30 जून 21 तक बढ़ा देना प्रस्तावित है। साथ ही वैट 40E विवरणी पेश करने की समावधि को 30 जून 21 तक बढ़ाकर ठेकेदार बढ़ा देना प्रस्तावित करता हूं। वर्तमान राज्य में 50,000 रुपये व अधिक के माल के परिवहन हेतु ई-वे बिल जारी करना अनिवार्य है। छोटे व्यापारियों को हो रही असुविधा को ध्यान रखते हुए ई-वे बिल जारी करने की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपये किए जाने की घोषणा करता हूं। जीएसटी लागू होने के बाद रिपीट एक्ट तथा सेल टैक्स, वैट, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स एवं लग्जरी टैक्स से संबंधित मांग विभागों के साथ डिस्प्यूट एवं न्यायालयों में अनेक प्रकरण लंबित होने से व्यवहारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आपको जानने से प्रसन्नता होगी कि कोविड-19 से उद्योग व्यापार जगत पर पड़े विपरीत प्रभाव से मद्देनजर एक सरल व्यापक एकीकृत एमनेस्टी स्कीम 21 तुरंत प्रभाव लागू की जाएगी, जिस पहली बार मूल टैक्स में भी छूट देना प्रस्तावित है। इसमें ज्यादा से ज्यादा व्यापारियों को लाभ देने हेतु कर निर्धारण के री एक्स पार्टी आदेशों को रीओपन करने तथा रेक्टिफिकेशन हेतु आवेदन करने की अवधि को बढ़ाया जाएगा। इस स्कीम के अंतर्गत कोई मॉनिटरी सीलिंग नहीं होगी। इसमें ब्याज एवं शास्त्री में पूर्ण छूट के साथ मूल टैक्स में भी श्रेणी वाइज छूट होगी। जो पहले विकल्प देगा उसे अधिक छूट मिलेगी। यह स्कीम पूर्णतः ऑनलाइन एवं फेसलेस होगी तथा 30 सितंबर 21 तक प्रभावी रहेगी। मुझे एहसास है कि कोविड के कारण सभी वर्गों को हार्डशिप हुई है। अतः उपरोक्त कर प्रस्ताव में कोई भी नया कर, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे एहसास है कि कोविड के कारण सभी वर्गों को हार्डशिप हुई, अतः उपरोक्त कर प्रस्ताव में कोई भी नया कर नहीं लगाया गया है। बल्कि इस कोरोना काल में लगभग 910 करोड़ रुपए से अधिक की राहत प्रदान की गई है। इन कर प्रस्तावों के अतिरिक्त कुछ अधिनियमों के प्रावधानों में संशोधित प्रस्तावित है। इन संशोधनों के संबंध में विस्तृत उद्देश्य और प्रयोजन वित्त विधेयक में वर्णित है। इन प्रस्तुत प्रस्तावों और घोषणाओं की क्रियान्वयन के लिए तथा अन्य प्रयोजनार्थ कुछ अधिसूचनाएं जारी की जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, संशोधित अनुमान 2021 में बजट अनुमान वर्ष 21-22। अब मैं 2021 के संशोधित अनुमान का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कर रहा हूं, जिस प्रकार है। राजस्व 1,47,980 करोड़ 19 लाख रुपए प्राप्त किए। राजस्व क्या है? 1,90,701 करोड़ 80 लाख रुपए। राजस्व घाटा 41,721 करोड़ 61 लाख रुपए। पूंजी खाते में प्राप्तियां 1,172 करोड़ 39 लाख रुपए।
पूंजी खाते में व्यय 58,360 करोड़ 82 लाख रुपए व्यय। पूंजी खाते में आधिक्य 41,811 करोड़ 57 लाख रुपए। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 21-22 के लिए बजट अनुमानों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। राजस्व प्राप्तियां 1,84,330 करोड़ 13 लाख रुपए। राजस्व व्यय 2,08,880 करोड़ 17 लाख। राजस्व घाटा 23,750 करोड़ 4 लाख। पूंजी खाते में प्राप्तियां 67,501 करोड़ 90 लाख रुपए। पूंजी खाते में व्यय 42,62,667 करोड़ 16 लाख रुपए। पूंजी खाते में आधिक्य 23,834 करोड़ 74 लाख। राजस्व घाटा। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था में आई गिरावट को देखते हुए राजस्व प्राप्तियों में आगामी वर्ष में भी पर्याप्त वृद्धि संभावित नहीं है। अतः सरकार के कार्यकलापों के संचालन और लोक कल्याणकारी योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन करने की दृष्टि से वर्ष 21-22 के बजट अनुमानों में राशि 23,750 करोड़ 4 लाख का राजस्व घाटा अनुमानित किया गया है। फिजिकल डेफिसिट। माननीय अध्यक्ष महोदय, 15वें वित्त आयोग द्वारा की गई अभिसंख्या के अनुसार वर्ष 21-22 के लिए शुद्ध ऋण सीमा राज्य सकल घरेलू उत्पाद की 4% निर्धारित की गई है। इस सीमा में वर्ष 21-22 के बजट अनुमानों में राजकोषीय घाटा राशि 47,652 करोड़ 77 लाख अनुमानित है, जो कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद GSDP का 3.98% है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान केंद्र सरकार द्वारा दी केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सा राशि में की गई कटौती की तरफ दिलाना चाहूँगा। वर्ष 2021 में प्रदेश को प्राप्त होने वाली राशि में केंद्र सरकार द्वारा 14,094 लाख की कमी की गई। 14,000 करोड़ 94 लाख की कमी की गई है। साथ ही आगामी वर्ष हेतु भी मात्र रुपये 40,106 करोड़ 51 लाख का प्रावधान किया गया, जो कि वर्ष 2021 मतलब पिछले बजट के प्रारंभिक अनुमानों से भी 6,779 करोड़ 36 लाख कम है। हमारे द्वारा इस कमी की पूर्ति करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा अनुमत अतिरिक्त ऋण सीमा का उपयोग करने के साथ साथ वित्तीय प्रबंधन पर फोकस किया गया है। हमारे द्वारा कुशल वित्तीय प्रबंधन किया जाकर प्रदेश के सभी तबकों के कल्याण का ध्यान रखते हुए तथा आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने की कार्य योजना बनाते हुए एक दूरगामी विजन के साथ में बजट तैयार किया गया। मैं वर्ष 21-22 के वार्षिक विवरण सभा पटल पर रख रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 21-22 का वार्षिक वित्तीय विवरण सभा पटल पर रख रहा हूं। साथ ही FRBM एक्ट की धारा 5 के अंतर्गत वार्षिक बजट के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले मध्यमकालिक राज्य वित्तीय नीति विवरण, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट और राज्य वित्तीय नीति युक्ति विवरण, फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट भी सदन में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। वर्ष 21-22 का वार्षिक वित्तीय विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है और अन्य बजट पत्रों के साथ अनुदान की मांगे भी प्रस्तुत की जा रही है। मुझे विश्वास है कि माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है कि विषम परिस्थितियों एवं चुनौतियों का सामना करते हुए प्रदेश की समृद्धि एवं खुशहाली के लिए हम पक्ष और विपक्ष माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है कि विषम परिस्थितियों एवं चुनौतियों का सामना करते हुए प्रदेश की समृद्धि एवं खुशहाली के लिए हम पक्ष व प्रतिपक्ष कंधे से कंधा मिलाकर विकास की गति को निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। निगाहें में मंजिल थी, निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। आप तो जानते ही हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं बजट प्रस्ताव को स्वीकृति की स्तुति के साथ माननीय सदन के विचारार्थ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।
बहुत प्रस्तावित किए जाने वाला विधेयक राजस्थान वित्त विधेयक 2021 श्री अशोक गहलोत प्रभारी मंत्री। पहले भाई मुख्यमंत्री जी राजस्थान आए हुए अनुमान उपस्थान करेंगे। श्रीमान, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान राज्य आय व्यय अनुमान वर्ष 2021-22 का उपस्थापन करता हूं और इसे सदन की मेज पर रखता हूं। विधेयकार पूर्व स्थापित किए जाने वाला विधेयक राजस्थान वित्त विधेयक 2021 श्री अशोक गहलोत प्रभारी मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान वित्त विधेयक 2021 को पूर्व स्थापित करने के आगे प्रस्तुत करता हूँ। प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक 2021 को पूर्व स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। पक्ष में वो आ गए हैं, विपक्ष में वो ना गए, जो पक्ष में वो आ गए, विपक्ष में वो ना गए। हाँ पक्ष जीता, विधेयक को पुनरावृत्त करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री विधेयक प्रस्तावित करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान वित्त विधेयक 2021 को पूर्व स्थापित करता हूँ। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्राधि वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक माल लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन वित्त लेखे खंड 1 व खंड 2 वर्ष 19-20 और विनियोग लेखे वर्ष 19-20 सदन की मेज पर रखता हूँ। सदन की बैठक गुरुवार दिनांक 25 फरवरी 2021 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो साल 2021-22 का बजट पेश कर दिया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, और बजट में क्या कुछ घोषणाएं रही और क्या इसके हाइलाइट्स रहे वो हम आपको बता रहे हैं। 4 दिवंगत एमएलए के नाम पर गर्ल्स कॉलेज खोला जाएगा। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट भाषण में इसकी घोषणा की है। अभी तक का अगर कहें तो आज जो बजट भाषण रहा है वो सबसे लंबा बजट भाषण रहा है। करीब 2 घंटे 48 मिनट के करीब जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यह बजट भाषण रहा है। सबसे लंबा बजट भाषण ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पढ़ा और इस दौरान कई अहम घोषणाएं जो हैं वो भी उन्होंने की हैं। दो घंटे 46 मिनट, एग्जैक्टली 2 घंटे 46 मिनट का यह बजट भाषण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। इस दौरान इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड की घोषणा की है। बजट स्पीच जो है उनका अभी अभी खत्म हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 घंटे 46 मिनट अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण अगर कहें तो वो रहा है। साल 2021-22 का बजट उन्होंने पेश किया। तो कई अहम घोषणाएं जो हैं इस दौरान की गई हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका एड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका एड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक।